नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम में 6 महीने का इंतजार अब खत्म हो गया है। न्यूज 18 पर सबसे पहले करिए भगवान केदारनाथ के दर्शन। मंदिर के कपाट खोलने से पहले विग्रह डोली केदारनाथ मंदिर पहुंची और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम की सबसे पहले लाइव तस्वीर हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहां अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 6 महीने बाद का इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। आज सुबह 6:25 पर मंदिर के कपाट खुले। बाबा की अद्भुत तस्वीरों को न्यूज 18 की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर आप केदारनाथ धाम की देख रहे हैं और ये रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब केदारनाथ धाम में पता चला कि आज सुबह 6:25 पर कपाट खुलना है, तो उसके पहले की ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गया में ठेकेदार को फंसाने के लिए महादलितों ने खुद अपने घरों में आग लगा ली और उल्टे आगजनी कर केस में ठेकेदार को फंसा दिया। ठेकेदार के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने आग लगाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। चाकंद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें अपनी ही फूस की झोपड़ियों में महादलित लोगों ने आग लगा ली और वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही युवक है जो अपनी झोपड़ियों में खुद ही आग लगाता है और वहां से निकल जाता है। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि उनसे पैसे मांगने आए शख्स को झूठे केस में फंसाने में सफल हो सकें। इसमें वे सफल भी हुए, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो सच सामने आ गया। रसलपुर गांव के रहने वाले नैतिक सिंह ईंट भट्टा का संचालन करते हैं। ईंट ढोने के लिए ट्रैक्टर के चालक के रूप में रसलपुर भुई टोली के वीरेंद्र मांझी और छोटू मांझी को रखा था। इसके अलावा कई महादलित मजदूर के रूप में भी काम करते थे। कुछ दिनों से रसलपुर भुई टोली का वीरेंद्र मांझी और फोटो मांझी काम पर नहीं आ रहा था। इसे लेकर नैतिक सिंह अपने कर्ज के रूप में दिए गए रुपए को मांगने रसलपुर पहुंचे तो अपने ही घरों में उसने आग लगा दी और उस झूठे केस में संचालक को फंसा दिया। मेरे गाड़ी पर ड्राइवर के रूप में काम करता है। मैं ईटा का कारोबार है। मेरे गाड़ी पर काम करता है वीरेंद्र मांझी, छोटू मांझी। इन लोग मेरे गाड़ी पर काम करता है। पैसा हमसे कर्ज लिया था बेटा को दिखाने के लिए। जब मैंने मेरे गाड़ी पर बहुत दिनों से नहीं जा रहा था काम करने, जब से पैसा मैं दिया तो मैं उन लोग से पैसा मांगने गया कि बाबू मेरे गाड़ी पर काम नहीं करते हो, मेरा पैसा दे दो। इसी क्रम में उन लोग हमसे बहस पूरा करने लगा, करके पूरा दारू पी रखा था। उन लोग जाके अपने घर में खुद आग जाकर लगा लिया, जिसका वीडियो क्लिप मेरे पास है। बिहार में शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बाद भी शराब तस्कर मानने को तैयार नहीं है। शराब तस्करी के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने हरियाणा से सुपौल भेजी जा रही शराब को जब्त किया। शराब भेजने के तरीके को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। शराब तस्करी के इस नायाब तरीके को जरा गौर से देखिए। शराब को लेकर तलाशी के दौरान शक होने पर टेलीविजन के कैबिनेट को खोला गया तो पुलिस वाले हैरान रह गए। टेलीविजन का कैबिनेट शराब की बोतलों से भरी पड़ी थी। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम ने यूपी सीमा के पास बलथरी चेक पोस्ट पर रोक कर तलाशी ली। इस दौरान पुलिस की नजर टीवी पर पड़ी। शक होने पर टीवी को खोलने पर धंधेबाजों का खेल का खुलासा हो गया। टीवी के कैबिनेट के अंदर जो है शराब छुपा के रखा हुआ था और 2-3 जो बैग होते हैं एयर बैग टाइप के, उसमें छुपा के शराब रखा हुआ था। तो जांच के दौरान शराब जब्त हुआ, बस भी हम लोग जब्त किए हैं। जब्त शराब को हरियाणा के पानीपत से बिहार के सुपौल में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने 3 शराब
वहीं बस को भी जब्त कर लिया है। शराब तस्करी रोकने को लेकर लगातार कार्रवाई के बाद भी धंधेबाज तरह तरह के हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे। गोपालगंज में इसके पहले भी एम्बुलेंस, घरेलू गैस सिलेंडर, दूध और पेट्रोल के टैंकर के जरिए शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में बासोपट्टी प्रखंड के झिटकोहिया गांव में शराबी दूल्हे को देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल बुझाउन सादा की बेटी काजल कुमारी की शादी नेपाल के धनुषा जिले में भड़रिया गांव निवासी राजू सादा से तय हुई थी। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। तय समय पर दूल्हा और बाराती भी पहुंच गए। जब जयमाला के लिए दुल्हन स्टेज पर पहुंची तो दूल्हे को शराब के नशे में धुत देखकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के इनकार से नाराज बारातियों ने घरातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, लेकिन बहादुर बेटी का फैसला नहीं बदला। शराबी दूल्हे के साथ बारातियों को बैरंगी नेपाल लौटना पड़ा। लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि सभी बाराती और दूल्हा शराब के नशे में धुत थे, जिसके कारण उनकी लड़की ने यह फैसला लिया। जयमाला के हाँ शुरुए भेले आई एकरा ई पकड़ लेलकै, एकरा झिझोड़ देल दुल्हा। हाँ दुल्हा आ तब उतर कतब बारात आया नेपाल के भड़रिया गांव से। इसमें बाराती और लड़का के पिता सभी दारू पी रखा था। जयमाला सोमवार के समय में पूरे दारू पिया था। उस समय लड़की ने लड़का से शादी करने से इनकार कर दिया। उसी समय अफरा तफरी का मामला हुआ और सभी बाराती इधर उधर भागे और लड़का के पिताजी भी भाग गए। बिहार में शराबबंदी कानून को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी जिलों में उत्पाद थाना बनाना है। पटना में उत्पाद थाना का काम भी शुरू हो चुका है। ये है पटना का उत्पाद थाना, जहां तैनात 17 पुलिसकर्मी और अधिकारी शराबबंदी कानून को मजबूती देने में जुटे हैं। उत्पाद थाना खुलने से विभाग के पदाधिकारियों को मामला दर्ज करने से लेकर अनुसंधान में आसानी हुई है। उत्पाद थाने में तैनात अधिकारियों को शराबबंदी कानून के तहत केस दर्ज करने का भी अधिकार दिया गया है, जिससे मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी। पहले जो पदाधिकारी पकड़ता था वही थाना प्रभारी का भी रोल करता था और वही डायरेक्ट अपने से कोर्ट में भेजता था, जो पीआर केस कहलाता था। थाना एग्जिस्टेंस में नहीं था, बट अधिकार उतना ही था। अधिकार लगभग वही था, लेकिन कार्य प्रणाली जो थी हमारी थोड़ा सा अंतर आ जाती थी। हाँ, रेट भी बढ़ेगा और जांच करने की जो हमारी स्पीड है वो भी बढ़ेगा और जितना जल्दी होगा चार्जशीट भी टाइम पर जाएगा। उत्पाद थाना खुल जाने से शराबबंदी कानून को सही मकसद तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सभी कंडीशन अच्छा है, आपस में मिलजुल के काम हो रहा है। हमारे सहायक आयुक्त मद्य निषेध पटना का भी सहयोग मिलते रहता है और इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई है, जो कि एफआईआर होने के बाद केस में ये आ गई है पूरी, बहुत अच्छा से अब ये होने लगा है। जिला पुलिस से निर्भरता कम करने के मकसद से सरकार ने हर जिले में उत्पाद थाना खोलने का फैसला लिया था। उत्पाद थाना जो है वह कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो मकसद है उसको पूरा करेगा और न केवल कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, बल्कि इसका अल्टीमेटली जो अंततोगत्वा जो लास्ट जो इसका फायदा है वह शराबबंदी कानून को मिलेगा। शराब जो तस्कर होंगे वो जल्द से जल्द जेल के शिकंजों में कसे जाएंगे और जल्द से जल्द उनका त्वरित उनके मामलों का निष्पादन होगा। कैमरा पर्सन मणि चुनीजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसीएस में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जेपीएससी इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की घोषणा कर दी गई है। www.nacsbiharjharkhand.org.in पर रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। 3 केंद्रों पर मॉक इंटरव्यू होगा। ऑफलाइन मोड में भी मॉक इंटरव्यू होंगे। रांची, दिल्ली, पटना में मॉक इंटरव्यू होना है। ऑनलाइन मोड में भी इंटरव्यू लिया जाएगा और ये सब कुछ आपको अपडेट जो है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुरुवार की शाम पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता के औचक आगमन और मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी बुलाए गए और उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री से लंबी बातचीत की। चौधरी उनके साथ राजकीय अतिथिशाला में भी गए और वहां भी बिहार की शिक्षा की बेहतरी को लेकर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। बांका में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर होता देखकर उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। खबर के मुताबिक युवक अपने परिजनों के साथ रेलवे स्टेशन घूमने गया था, जहां बदमाशों ने उसके बहन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब युवक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी ही जमकर पिटाई कर दी। घटना मानिकपुर रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। मारपीट में घायल युवक की पहचान अनूपलाल दास के तौर पर हुई। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से परिजनों में दहशत का माहौल है। और अब बात पीके की पॉली चुनावी की। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी रणनीतियों का खुलासा कर दिया। पीके फिलहाल कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। पीके ने पार्टी की बजाय पद यात्रा करने का फैसला लिया है। क्या है पीके का पॉलिटिकल प्लान, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। 8 महीने से 1 साल के बीच में 3000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। गुरुवार को पीके ने अपने प्लान का लिफाफा मीडिया के सामने खोल दिया। फिलहाल पीके कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जनता से सीधा संवाद का प्लान बनाया है। प्रशांत किशोर 3000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे, जिसकी शुरुआत वो चंपारण की धरती से करेंगे। मैं कोई दल बना नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सोच को लेकर पब्लिक में, जनता में हमें जाना है। जाने के माध्यम कई हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर सबसे ज्यादा लोगों से मिलना है तो मुझे उसके लिए प्रयास करना होगा, मुझे पदयात्रा करनी पड़ेगी, मुझे लोगों के घर घर जाकर मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। बिहार के हर शहर, गांव, गली गूचे, मोहल्ले में अगर मुझे जाकर लोगों को मिलना है, उनको समझना है, तो उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा की घोषणा करूं। पीके फिलहाल कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, पहले लोगों की नब्ज टटोलेंगे, फिर कोई ठोस फैसला लेंगे। पीके ने साफ कहा कि पद यात्रा के दौरान लोगों के साथ राय बनी तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने से भी परहेज नहीं है। माना जाए कि पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी होगी जन स्वराज। मैं ये नहीं कह सकता हूं। मैंने आपको बताया कि जो समाज में लोग हैं जो इस सोच से अपने आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं या रख सकते हैं, अगर वो सब साथ में आए और वो एक समय पर ये तय करें कि हमें पार्टी बनानी है, तो प्रशांत किशोर भी उस पार्टी के एक मेंबर हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जाहिर है पीके के पास आईपैक नाम की संस्था है और अनुभवी लोगों की टीम भी है, जिसने बिहार में पहले भी काम किया है। लेकिन उन्हें भी पता है कि बिहार में जाति भी सबसे बड़ा फैक्टर है। लिहाजा पीके ने सियासत के रास्ते पर चलने के लिए पदयात्रा का प्लान बनाया है, ताकि सियासत के सफर की बारीकियों को समझा जा सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राजनीति में पीके की एंट्री से बिहार की सियासी पार्टियों को कितना फर्क पड़ेगा? पीके बिहार की राजनीति में क्या कमाल कर पाएंगे और सियासी पार्टियां उन्हें किस रूप में ले रही हैं? 8-10 दल जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोगों को राजनीति करने का शौक होता है, फिर चुनाव समाप्त हो जाता है तो शौक भी समाप्त हो जाता है। तो ये शौक माना जाएगा प्रधान की? हर व्यक्ति, ये तो जनतंत्र है, जो चाहे वो आ सकता है। पहले भी वो आए थे, एक बार कोशिश सफल प्रयास किए थे, फिर प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी जो है वो तो बिहार है, इसलिए माननीय प्रशांत किशोर जी का भी स्वागत है। वो आवे, अपनी पार्टी बना रहे हैं, बनाएं। सबसे आखिरी फैसला जनता का होता है। जनता जिस पर मोहर लगाएगी वही सबसे बड़ा रणनीतिकार है। नहीं, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। और लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार, पार्टी बनाने का, घूमने का, लोगों की सेवा करने का, ये उनकी मर्जी।
साइबर ठगी के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अब शातिर उन लोगों के नाम का इस्तेमाल करने लगे हैं जो संवैधानिक पदों पर हैं। इस बार शातिरों ने लोकसभा स्पीकर के नाम का इस्तेमाल किया, वो भी एक सांसद को ठगने के लिए। लोकसभा स्पीकर के नाम पर ठगी की कोशिश। फेक व्हाट्सएप अकाउंट से आया मैसेज। पूरी खबर को जानने से पहले फेक व्हाट्सएप मैसेज के इस ग्रैब को ध्यान से देखिए। व्हाट्सएप के डीपी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी हुई है। मैसेज 9480918183 नंबर से आया हुआ है, जिसकी पहली लाइन है, पिंटू जी आप कैसे हैं? इस वक्त आप कहां हैं? सुनील कुमार पिंटू ने जवाब दिया कि वो पटना में है। अब आप मैसेज की मंशा को समझिए। मैसेज में साफ साफ लिखा है कि मैं बैठक के कारण स्वयं नहीं कर सकता और मेरे पास मेरा कोई भी कार्ड नहीं है। आप इन उपहार कार्डों को कितनी जल्दी व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उन्हें 1 घंटे से भी कम समय में भेजना है। मैं आपको पूरी रकम दे दूंगा, मैं दिन के अंत तक लौटा दूंगा। मैसेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि 5-5 हजार के 20 वाउचर की मांग की गई है। सुबह 9 बजे के लगभग अचानक मेरे व्हाट्सएप मेरे नंबर पे माननीय ओम बिरला जी का ऊपर में फोटो लगा हुआ, माननीय अध्यक्ष लोकसभा का, एक नंबर से आया और उसने बजाते मुझसे पूछा, पिंटू जी कैसे हो, कहाँ हो? मैंने कहा मैं पटना में हूँ सर। मैंने उन्हें प्रणाम भी लिखा उसमें, और फिर उसके बाद मैंने उनके बातों से लगा कि ये कोई फ्रॉड आदमी है, उनका ये नंबर है नहीं। और जब उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ मुझे किसी को गिफ्ट देना है और 5-5 हजार के 20 वाउचर गूगल के आप मेरे को भेज दो, तो मैं समझ गया ये पूरी तरह फ्रॉड है। मैंने भी तुरंत लोकसभा स्पीकर के कार्यालय को इसकी सूचना दी। अन्य आज पता चला कि अन्य माननीय सांसदों के साथ भी इस प्रकार के ये फ्रॉडगिरी की गई है। जाहिर है लोकसभा स्पीकर के नाम पर साइबर ठगों ने बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन वक्त रहते वो डिकोड हो गया। फिलहाल लोकसभा स्पीकर के ऑफिस को फ्रॉड की कोशिश की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन कर रही है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। औरंगाबाद सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा की शुरुआत के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब उनकी जेब नहीं कटेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये सेवा लापरवाही की भेंट चढ़ गई और ये सेवा सिर्फ गर्भवती मरीजों तक ही सिमट कर रह गया है। शिकायत मिलने के बाद जब इसकी पड़ताल की गई तब पता चला कि अल्ट्रासाउंड के एक मशीन के तार को चूहों ने कुतर डाला है। लगभग 1.5 साल पहले ही चूहों ने मशीन का तार काट दिया था, जिसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई थी, लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि कटे तार को आज तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। इस बाबत सिविल सर्जन से जब बात की गई तब उन्होंने चूहों द्वारा मशीन का तार काट दिए जाने की जानकारी होने से इनकार किया है। जानकारी अभी हमको नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी हम अभी ले लेते हैं। और अभी तो अल्ट्रासाउंड हो रहा है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी के बारे में किया जा रहा है, और जहां तक चूहा कतरने की बात है उसकी जानकारी हम अभी तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। अन्य मरीजों के नहीं हो रही है। हाँ, तुरंत इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। मोतीपुर बाजार के व्यवसायी से रंगदारी की मांग की गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मोतीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।